बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो 10th की फ़िज़िक्स का हमारा टॉपिक नंबर 3 है कि मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, कि जो सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम की मोशन है वो भी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या नहीं होती। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको समझाएगी है। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था कि मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन। दूसरा पढ़ा था कि बॉल बाउट। और आखिरी एक टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिहाज से ये इस चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक है कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम भी क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या नहीं होती। तो ये आज हम इस सारी डिटेल में इसको देखेंगे। तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है छोटी सी आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है जी, कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो है वो कैसी होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी कि ए सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि ये जो सादा पेंडुलम होता है वो भी परफॉर्म करता है कौन सी मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बोब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड। ठीक है, और ये किस किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट होता है? एक मैस जिसका गोली जो बोब होती है उसके ऊपर, और उसका मैस क्या होता है? m। ठीक है, और वो जिस लंबाई के साथ उस एक चीज़ से लटकाई जाती है, हैंग की जाती है, वो उधर से लेकर उस गोली तक जो उसकी लंबाई है, उस रोप की, डोरी की, स्ट्रिंग की, वो कितनी है? l है। ठीक है, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ओ के ऊपर, इधर क्या होता है? द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज़ ज़ीरो। जो नेट फोर्स लग रही है इसके ऊपर वो क्या है? ज़ीरो है, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रही। एंड द बॉब इज़ स्टेशनरी, और बॉब जो है वो स्टेशनरी हालत में है, साकिन हालत में है। नाउ इफ़ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, अब हम क्या करें कि बॉब को इधर से थोड़ा सा पीछे ले जाएं और ए की एक्सट्रीम पोजीशन, इंतहाई पोजीशन पर जाके ले जाएं, और फिर क्या करें? द नेट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। इस सूरत में जो नेट फोर्स होगी वो ज़ीरो नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि आपने गोली को जब उधर की तरफ ले के गए थे तो एक फोर्स ही लगाई थी, तो तभी जो गोली है वो उधर गई थी, वैसे तो नहीं जा सकती ना। There is no force acting along the string as the tension in the string cancel the components of the weight mg cos theta। ठीक है, कि इसके ऊपर जो लेंथ है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि जो कंपोनेंट है, टेंशन का जो कंपोनेंट वेक्टर है mg cos थीटा, वो उस जो फोर्स है उसको ज़ायल कर देता है। अब देखें ज़रा, जहाँ पे गोली थी रेस्ट की हालत में, स्टेशनरी पोजीशन पर थी, मीन पोजीशन पर थी, ओ पर थी, तो उधर जो W था वो mg के बराबर था, लेकिन वो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही थी। अब जब हमने इसको ले गए ए पोजीशन के ऊपर, अब जो W है वो रिजॉल्व हो जाएगा टू कंपोनेंट्स में। एक होगा mg cos थीटा जो कि डाउनवर्ड, जो मैस है वो डाउनवर्ड की तरफ, जो वेट की फोर्स है वो नीचे की तरफ अमल करेगी, और एक है mg sin थीटा जो दोबारा मीन पोजीशन पर आएगी। अब ये इसके दो कंपोनेंट बन गए हैं, और एक mg है जो नीचे की तरफ जा रहा है और ये इस साइड पर जा रहा है। ठीक है जी, हैंस देयर इज़ नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन। अब जब आपने इसको इधर तक पकड़ा हुआ है तो इस वक्त इसके ऊपर किसी डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं होगी। फिर आगे क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। देखें, mg sin जो थीटा जो है वो किधर की तरफ है? डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन की तरफ, मतलब वस्ती पोजीशन की तरफ है। अच्छा जी, एंड एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, और एक्ट एज अ रिस्टोरिंग फोर्स के मतलब इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी है, जैसा कि हमने बॉल बाउल में भी देखा था, स्प्रिंग सिस्टम में भी देखा था कि एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है जो उसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। ड्यू टू दिस फोर्स, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दी बॉब स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड द मीन पोजीशन। उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो बॉब है, जो गोली है, वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करती है। एट ओ के ऊपर क्या होता है? द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू टू इनर्शिया। इस मीन पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी,
इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, रादर इट कंटिन्यूज टू मूव टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन ओ। तो ये जो है गोली इधर रुकेगी नहीं, वो दोबारा किसकी तरफ जाएगी, बी की तरफ जाएगी, ओ से बी की तरफ जाएगी, क्योंकि इधर से जो रिस्टोरिंग फोर्स उसे मिली थी वो इतनी थी कि वो बी तक पहुंच सकती थी। ठीक है, आगे फिर क्या होता है, ड्यूरिंग इट्स मोशन टूवर्ड्स पॉइंट बी, जब ये इधर से ओ से बी की तरफ मोशन करके जाएगी, इस दौरान क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। अब इधर से इसको जो रिस्टोरिंग फोर्स मिली थी वो जूं ओ से बी की तरफ जाएगी वो कम होती जाएगी और एट द फाइनल पॉइंट बी के ऊपर वो जाके रुक जाएगी। दी वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम ज़ीरो एज इट रीच द पॉइंट बी। तो इधर जब पहुंचेगी बी के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, फिर आगे क्या होता है, द रिस्टोरिंग फोर्स mg sin theta still acts toward the mean position O, and due to this force the bob again starts moving toward the mean position O। ठीक है, कि जो mg sin theta था ये वाला, ये पहले A से O की तरफ लेके गया, फिर O से B की तरफ। अब B से वही mg sin theta किधर को लेके जाएगा, O को, और O से फिर किधर की तरफ लेके जाएगा, A की तरफ जाएगा, और ये चलता रहेगा जब तक कि वो फ्रिक्शन की फोर्स जो है इसको ख़त्म नहीं कर देती। आगे फिर क्या होता है, इन दिस वे द बॉब कंटिन्यूज इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन ओ। तो इस सूरत में वो जो इसकी मीन पोजीशन है वो अपने इर्द गिर्द मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन जारी रखेगी। इट इज़ क्लियर फ्राम द अबाउट डिस्कशन, ये जो हमने ऊपर बहस की है इधर से ये क्लियर होता है दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज वाइल मूविंग फ्राम पॉइंट ए टू ओ ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड्स ओ, के जो स्पीड है वो जब ए से ओ की तरफ जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, सिमिलरली व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम ओ टू बी, ठीक है, कि जब गोली ओ से बी की तरफ जाएगी तो फिर क्या होगा, ओ टू बी इट्स स्पीड डिक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, कि जब ये ओ से बी की तरफ जाएगी, इधर से उधर की तरफ जाएगी, तो ये फिर रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स विच अगेन एक्ट्स टूवर्ड्स ओ, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज अगेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ। अब इधर से जो एक्सेलरेशन है वो दोबारा किसकी तरफ हो जाएगा, ओ की तरफ। It follows that the acceleration of the bob is always directed towards the mean position O। तो इधर से नतीजा क्या निकलता है कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो गोली हो, चाहे वो बाल बाउल का सिस्टम हमने पढ़ा था, उसमें बाल जो थी वो बाउल के मीन पोजीशन की तरफ जा रही थी, चाहे वो मैथ अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम का था। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा किधर की तरफ होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है। Hence the motion of a simple pendulum is SHM। तो इधर से हमने फिर ये क्या नतीजा अखज़ किया कि ये जो सिंपल पेंडुलम की भी मोशन है वो कौन सी है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कि हमारे पास अब ये टाइम पीरियड के लिए फार्मूला आ गया है, और देखें ये फार्मूला है T = 2πL/G। ठीक है, और एक फार्मूला हमने पढ़ा था किसके लिए, मैथ अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, और वो क्या था, T = 2π√m/k। ठीक है, ये वो फार्मूला था मैथ अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड के लिए, और ये फार्मूला है सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फ्रॉम द मोशन ऑफ दीज सिंपल सिस्टम वी कैन डिफाइन SHM एज। इन सारी जो मोशन की हमने एग्जांपल ली हैं उनसे हम फिर ये नतीजा क्या निकालते हैं कि SHM जो मोशन है वो किस टाइप की है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि जो नेट फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वो हमेशा किसकी तरफ होती है, मीन पोजीशन, वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब such that its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed toward the mean position, its motion is called SHM। तो ये वही सारी बात है कि वो क्या होना चाहिए, हमेशा जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो बॉडी है वो हमेशा मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करती है, इसको SHM कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ SHM और समराइज एज, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन
मोशन की अहम खसूसियात हैं उनका खुलासा इस तरीके से किया जाता है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, अगर कोई भी ऐसा जिस्म हो जो एग्जीक्यूट कर रहा हो SHM, ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, तो वो हमेशा जो है एक फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, जो भी मोशन, जो भी बॉडी है, अगर वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या किधर की तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। एक तो बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगी, दूसरा इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी किसकी तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ। तीसरा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस के डिस्प्लेसमेंट के जो उसकी मीन पोजीशन से लिए गए। एज इट इज़ एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मीन पोजीशन, और दूसरी बात क्या होगी कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा मीन पोजीशन के ऊपर, वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। ठीक है जी। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी वस्ती पोजीशन के ऊपर और ज़ीरो होगी उनकी एक्सट्रीम पोजीशन जो हमने ए और बी ली थी। ठीक है, और आगे बात क्या है कि नाउ वी डिस्कस डिफरेंट टर्म्स विच करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन के। अब हम कुछ टर्म के बारे में देखते हैं, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ठीक है, वाइब्रेशन क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। ठीक है, कि जो एक कंप्लीट राउंड और ट्रिप है, जैसे हमने ओ से ए की तरफ गोली को लेके गए, ओ से ए से किधर की तरफ गई, ओ की तरफ, ओ से किधर गई, बी की तरफ, बी से किधर जाएगी, ओ की तरफ, ओ से किधर जाएगी, ए की तरफ। ये एक होता है कंप्लीट वाइब्रेशन, एक पूरा राउंड जो होता है वो लगा के आए, इसको क्या कहते हैं, एक कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब वो जो पूरा वाइब्रेशन को उसने चक्कर लगाया है उसके दौरान वो जितना टाइम लेगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और उस टाइम पीरियड के लिए उसको डिनोट किससे करते हैं, टी के साथ। लेकिन ये बात याद रखनी है, जब कभी भी आपसे कोई पूछे कि टाइम पीरियड का जो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला है, तो आपने बताना है ये है कि जी टी इज इक्वल टू 2π√L/g। और जब आपसे कोई पूछे कि स्प्रिंग का सिस्टम के साथ कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे, टी इज इक्वल टू 2π√m/k। ठीक है, आगे बात है फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। आप सिंपल कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड f इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड की, लेकिन सादा बात क्या है कि जो एक सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद है, चाहे वो जितनी भी वाइब्रेशन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और अगली बात है कि एम्पलीट्यूड इज, तो ये बड़ी आसान सी तारीफ है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। बस इतनी बात भी आप याद रखें तो काफ़ी है। ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, आप सादा सी बात ये रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इधर लफ्ज़ यूज़ हुआ है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, तो आप भी ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ओ से हम इधर तक लेके जा सकते हैं, अब इससे ज़्यादा जितना लेके जा सकते हैं वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तो खुदा हाफिज़।